हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस एकेडमिया। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि सबसे पहले तो हम बीएनएसएस का ओवरव्यू लिए थे कि क्या क्या चीज़ें बीएनएसएस में ऐड ऑन की गई हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ टर्म्स में डिफरेंसेस जो कि ऑप्शंस किस किस तरीके से हो सकते हैं, लाइक कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल, समन, वारंट, इन सब में हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि बीएनएसएस के अंदर कॉग्निजेंस किस किस तरीके से लिया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने अरेस्ट के प्रोविज़न्स को देखा था इन डिटेल, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे बीएनएसएस में या जो भी नई चीज़ें हमारे बीएनएसएस में ऐड ऑन की गई हैं वो देखा था। फिर हमने देखा था कि कंप्लेन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं या फिर उससे भी जो भी जो सीआरपीसी में नहीं थे या फिर उसको अमेंड करके यहाँ पे बीएनएसएस में ऐड ऑन किया गया है, तो उन प्रोविज़न्स को भी हम इन डिटेल कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो जब हम कंप्लेन प्रोसीडिंग देख रहे थे तो उस केस में जब हमने देखा था कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस लेने से पहले अगर उसको ये डिटरमाइन करना है कि किसी भी केस में सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, या तो वो खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को बोल सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ताकि वो ये सेटिस्फाई कर सके कि उस केस में जो है सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो अगर उस केस में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ये मिलता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उस केस में वो क्या करती है, इशू ऑफ प्रोसेस करती है। अब इशू ऑफ प्रोसेस में होता क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस में यही होता है कि वो समन और वारंट इशू करके क्या करती है, हमारा एक्यूज़ को बुलाती है। ठीक है, अब तो उसी को आज हम इन डिटेल देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 6 है बीएनएसएस का, वो डील करता है प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड इन अ कोर्ट। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 93 तक डील करता है। वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर था, सीआरपीसी का भी चैप्टर 6 ही था, जो कि हमारा ये समन वारंट से डील करता था। और प्लस हम लेकिन हमारा सेक्शन जो था वो सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90 तक था सीआरपीसी का। ठीक है, सीआरपीसी के प्रोविजंस आप इसलिए याद कर लो ताकि इन केस अगर कहीं पे भी ऐसा होगा कि सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों पूछ लेगा, तो वहाँ पे आपको दोनों ही सेक्शंस याद होने चाहिए और चैप्टर भी। ठीक है, अब एक सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि किसी मतलब एक्यूज्ड की अपीयरेंस हम किस तरीके से मतलब एक्यूज़ को कोर्ट में बुला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 मोड्स दिए गए हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या है कि हम समन इशू करके क्या कर सकते हैं, एक्यूज़ की अटेंडेंस मतलब फुलफ़िल कर सकते हैं, या फिर वारंट इशू करके कर सकते हैं, या फिर बाय प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, या फिर बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो इशूइंग समन जो है वो 63 से लेके 71 तक जो है वो हमारा डील करता है समन प्रोसेस से। देन हमारा 72 से लेके 83 तक जो है वो वारंट प्रोसेस से डील करता है। देन 84 जो है वो हमारा प्रोक्लेमेशन से है। एंड देन 85 से लेके 89 तक जो है वो अटैचमेंट से डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समन प्रोविजंस। समन इशू करके किस तरीके से हम एक्यूज्ड की जो अटेंडेंस है उसको बुला सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में। तो समन इशूड मस्ट बी इन डुप्लीकेट राइटिंग, डुप्लीकेट, साइन, सील। जो भी समन इशू करेगा मैजिस्ट्रेट, ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन 63 है। ठीक है, आई फॉरगॉट टू राइट दिस हियर। तो इसमें क्या है कि जब भी समन इशू करेगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा समन इन रिटन होगा, उसकी एक डुप्लीकेट भी होगी, प्लस उस पर साइन लगा होगा और कोर्ट की सील लगी होगी। ठीक है, साइन बाय कोर्ट और बाय अदर ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जो ये साइन की बात कर रहा है, ये साइन कौन करेगा, या तो कोर्ट करेगा, या फिर अगर इन केस कोर्ट नहीं है, उस कोर्ट के मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो उस केस में क्या है, जिसको भी वो अपॉइंट करेंगे, जिस भी ऑफिसर को, वो क्या करेगा, साइन करेगा उस समन पे। ठीक है, इन इनक्रिप्टेड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर वो क्या है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपका जो समन इशू हुआ है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उस केस में वो कोर्ट की जो भी सील होती है उसकी इमेज जो है उस समन पे क्या होनी चाहिए और प्लस डिजिटली सिग्नेचर होना चाहिए मैजिस्ट्रेट का या फिर जो भी अदर ऑफिसर्स को वो अपॉइंट करेगा उनका। ठीक है, अब हम देखते हैं समन जो इशू होता है वो किस पर्पज़ के लिए इशू हो सकता है। तो समन हमारा इशू हो सकता है कि एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाने के लिए,
या तो किसी पर्सन को आप कोर्ट में अपीयर कराने के लिए समन इशू कर सकते हो, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी आप समन इशू कर सकते हो। ओके। देन सेक्शन 64 की अगर हम बात करें तो समन हाउ सर्व। सेक्शन 64 हमें बताता है कि समन को किस तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। समन नॉट ओनली शोड बट ऑल्सो अ डुप्लीकेट ऑफ समन टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन समन। इसमें ये कह रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए समन इशू किया गया है, जब भी आप उसको समन देने जाते हो तो उस केस में सिर्फ आप उसको समन दिखा नहीं दोगे कि हाँ तुम्हारे अगेंस्ट क्या है, समन इशू हुआ है, तुम्हें इस डेट पे क्या है कोर्ट में आना है, बल्कि आपको क्या है उस समन की एक कॉपी जो है उस पर्सन को जिसको समन भेजा गया है उसको आपको देना पड़ेगा। और उस पर्सन ने अगर जैसे ही समन की कॉपी रिसीव करी और समन देखने के बाद उसको उस समन पे क्या करता है, वो जो पर्सन जिसको समन पे बुलाया गया है वो क्या करेगा, वो साइन कर देगा, तो ये मान लिया जाएगा कि समन जो है वो सर्व हो चुका है। ठीक है, मतलब कि जिस पर्सन को कोर्ट में बुलाया गया है उसके पास ये नॉलेज हो गई है कि उसको जो है इस डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए ए है, ए के अगेंस्ट में क्या है, समन इशू हुआ है। ठीक है, समन इशू, ए के अगेंस्ट में क्या है, समन इशू हुआ है। अब कोर्ट का कोई भी ऑफिसर आएगा, इनको समन कोर्ट ऑफिसर देगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इनको जो है कॉपी भी मिलेगी समन की, कॉपी ऑफ समन। ठीक है, और प्लस ये जैसे ही साइन कर देंगे समन पे, साइन ऑन समन विल बी डीम्ड क्या मतलब ये इट मीन्स ये मान लिया जाएगा दैट समन हैज़ बीन सर्व्ड। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। दिस सेक्शन इनकरेजेस अ पर्सनल सर्विस, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम पर्सनल सर्विस कहते हैं। और अगर इन केस पर्सनल सर्विस नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मतलब जिस पर्सन को आपको समन इशू करना है वो पर्सन आपको नहीं मिल रहा है उसके एड्रेस पे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप सब्सटीट्यूटेड समन पे जाओगे या एक्सटेंडेड समन पे जाओगे, पोस्टल सर्विस पे जाओगे। ठीक है, ये जो है काइंड्स ऑफ समन कह सकते हो, किस तरीके से सर्विस ऑफ समन करना है वो अलग अलग तरीके से हैं, जो कि आगे के सेक्शंस में हम देखेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 65 आता है। सेक्शन 65 क्या कहता है, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़, फॉर्म एंड सोसाइटीज़। इफ द सर्विस ऑफ समन ऑन अ कंपनी, इफ सर्विस ऑफ समन ऑन अ कंपनी और कॉरपोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन अ डायरेक्टर, सर्विस ऑफ समन ऑन अ कंपनी और कॉरपोरेशन, अगर क्या है समन इशू करना है किसी कंपनी के अगेंस्ट या फिर किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उस केस में कह रहा है कि आप किसको वो समन दोगे, तो मान लिया जाएगा कि समन क्या हो चुका है, सर्व हो चुका है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए आप याद कर सकते हो क्योंकि ये पूछ सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप किसको इशू करोगे, या तो आप क्या करोगे, डायरेक्टर को इशू करोगे, या फिर उस कंपनी या कॉरपोरेशन के मैनेजर को इशू करोगे, या फिर सेक्रेटरी को, या फिर अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी और कॉरपोरेशन, और बाय लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर, या तो खुद जाके उन लोगों को दे दोगे, या फिर क्या करेंगे कि पोस्टल एड्रेस के थ्रू क्या करेंगे, इनके पास भेज देंगे। सेम लोग हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, या फिर अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी और कॉरपोरेशन इन इंडिया। इन इनपुट अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, जो भी उनका ऑर्डिनरी पोस्ट होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, डिलीवर कर दोगे, तो ये मान लिया जाएगा कि समन की सर्विस हो चुकी है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कंपनी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। तो क्या इंक्लूड होगा इसमें, ये बताया है कि कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉरपोरेट एंड कॉरपोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर अ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये लोग भी क्या माने जाएंगे, कंपनी का ही पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, कंपनी के जो वर्ड यहाँ पे है उसमें ये लोग भी इंक्लूडेड होंगे। अगर कोई भी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, या फिर कोई भी सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ये एक्ट आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन में। ठीक है,
सेकेंड क्लॉज कहता है सर्विस ऑफ समन ऑन अ फॉर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन अ पार्टनर ऑफ सच फॉर्म और एसोसिएशन और बाय अ लेटर sent by a registered post or addressed to such partner in which the case of the service shall be deemed to have been effected when a letter would arrive ordinary in a course of post. Service or of a summon on a firm or other association of individual, अगर मान लीजिए कोई फॉर्म है उस पर सर्विस ऑफ समन करना है तो वो कैसे होगा, अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टनर। जब कई पार्टनर मिलके एक पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसी कलेक्शन ऑफ पार्टनरशिप को ही हम कनेक्शन मतलब कह सकते हैं, कई पार्टनर्स के कलेक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, फॉर्म कह देते हैं। और वहीं अगर इंडिविजुअल ही है तो उनको हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी फॉर्म को क्या करना है, समन की सर्विस कराना है तो उस केस में आप किसको देंगे, तो अगर आप किसी भी एक पार्टनर को दे देते हैं उस फॉर्म या उस एसोसिएशन के, तो या फिर और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, उस फॉर्म का कोई अगर पोस्ट है उस पर क्या करते हो आप, लेटर पोस्ट कर देते हो और वो किसी पार्टनर को मिल जाता है एसोसिएशन या फॉर्म को, तो मान लिया जाता है कि सर्विस जो है उस समन की हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 क्या क्या कहता है, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट फाउंड। मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर मान लीजिए, ऊपर हमने देखा कि अगर मिल गया यहाँ पे 64 में हमने देखा समन हाउस सर्व में कि उस पर्सन को आप पर्सनली जाके समन की कॉपी और उसका साइन लेंगे तो माना जाएगा कि सर्विस ऑफ समन हो चुका है। अब 66 ये कह रहा है कि जिस पर्सन को सर्विस करना है, जिस पर्सन को समन सर्व करना है वो पर्सन ही नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो इसमें कहा है वेयर अ पर्सन समन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, the summon may be served by leaving one duplicate for him with some adult member of his family residing with him. The person with whom summon is so left shall, if so required by serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate. इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एडल्ट मेंबर है ये न्यू एड ऑन है, क्योंकि इसमें क्या था, पहले सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो मेल नहीं, अब वो फीमेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर ये भी क्या है रिसीव कर लेती हैं उस समन को, जिस पर्सन के लिए समन भेजा गया है उसकी फैमिली के कोई भी मेल या फीमेल जो है एडल्ट होनी चाहिए, वो क्या करती हैं समन को रिसीव कर लेती हैं और मतलब समन के जो भी डुप्लीकेट है उसको रिसीव कर लेती हैं, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि समन सर्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्योंकि ये न्यू चेंज किया गया है यहाँ पे। देन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि सर्वेंट जो है वो फैमिली मेम्बर नहीं माने जाते हैं इस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 67, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब मान लीजिए बिफोर प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, ना ही तो आपका ये इसके थ्रू एडल्ट मेंबर मिल रहे हैं या फिर ना ही आपकी पर्सनल सर्विस हो पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये हमारी एक्सटेंडेड सर्विस है। ठीक है, सेक्शन 66 ये हमारी एक्सटेंडेड सर्विस है, सर्विस ऑफ समन है। 67 क्या है, ये सब्सटीट्यूटेड फॉर्म ऑफ समन सर्व्ड है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ना ही तो वो पर्सन मिल रहा है आपको, ना ही उसकी फैमिली का कोई अडल्ट मेंबर है जो कि रिसीव करने आ रहा है, तो उस केस में कैसे समन का सर्विस होगा। इफ़ अ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 64, 65, 66, द सर्विंग ऑफिसर, तो उस केस में सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ समन to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summon has been duly served or order a fresh service in such manner as it considers proper। ठीक है, उस केस में क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर जितने भी मोड्स दिए गए हैं उनको वो जो है किसी भी तरीके से उनको अप्लाई करके हम क्या है समन की सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो क्या करेंगे कि जहाँ पे भी वो पर्सन रिजाइड करता है जिसको समन सर्व करना है, उसके किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे
डुप्लीकेट ऑफ समन क्या करेंगे, एफिक्स कर देंगे। कॉन्स्पिशियस पार्ट क्या होता है, ऐसे जगह पे जहाँ पे वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पे वो क्या करेंगे, कोड जो है उसको अफिक्स कर देंगे। एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, और कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी करने के बाद एज इट थिंक्स फिट, या तो वो क्या करेगी, जो फ्रेश समन इशू करेगी, या फिर उस जो है पुराने वाले को ही देखेगी कि कैसे सर्विस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, जो भी उसको सही लगेगा वो ये देखेगी। फिर सेक्शन 68 आता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे ये कह रहा है वेयर अ पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस पर्सन को समन इशू किया गया है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस केस में कैसे सर्विस होगी समन की। द कोर्ट इशूइंग समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट टू इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। तो उसको किसको देंगे, हेड ऑफ द ऑफिस में उस समन को क्या करेंगे, भेजेंगे, in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summon to be served in a manner provided by section 64, that is personal service, and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by this section, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना है, समन इशू करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में समन जो है वो देंगे हेड ऑफ द ऑफिस, जिस सर्विस में वो एम्प्लॉयड है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके हेड को क्या करेंगे, जाके देंगे समन। और वहाँ पे फिर वो क्या करेगा, सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग जो है वो जो पर्सन एम्प्लॉयड है जिसके अगेंस्ट में समन इशू किया गया उसको वो देगा, और उसकी साइन लेके और वापस से क्या करेगा, कोर्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। जो सिग्नेचर वो करेगा जिसके अगेंस्ट समन इशू हुआ है, ठीक है, वो पर्सन जैसे ही सिग्नेचर कर देगा उस समन पे, ये मान लिया जाएगा कि समन जो है वो सर्व हो चुका है। फिर सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। When a court desires that summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction। कोर्ट जो है कि समन इशू करना चाहता है कहाँ पे, अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किसी के लिए समन इशू करना चाहता है, इट शैल ऑर्डिनरीली सेंड सच समन इन अ डुप्लीकेट टू द मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द पर्सन समन रिजाइड्स और इज टू बी देयर सर्व्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इस केस में क्या करेगा, मतलब अगर उसको अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके किसी के लिए समन इशू करना है, तो वो क्या करेगा, वो जिस पर्सन को समन इशू करना है, जिस भी मैजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में वो आता है, उस मैजिस्ट्रेट के पास ये क्या करेंगे, अपना समन भेजेंगे, और फिर वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ पे वो सर्विस कराएगा समन का, और फिर इनको वापस कर देगा जो जिन्होंने भेजा है, ठीक है, जिन्होंने समन इशू करा था, ठीक। जैसे कोर्ट ए है, कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको समन इशू करना है सी के लिए, ठीक, लेकिन सी क्या है, इनके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनको समन भेजेंगे, और अब इस समन की सर्विस कौन कराएगा, कोर्ट बी कराएगा। सर्विस कराने के बाद ये इनको वापस से भेज देंगे, ठीक है, कोर्ट ए के पास। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ सेक्शन 61 section 71, sorry, service of summon on witness। Notwithstanding anything contained in preceding section of this chapter, the court issuing a summon to a witness may in addition and simultaneously with issue of such summon direct a copy of summons to be served by electronic communication or by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides और कैरीज ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर अ गेम, ठीक है। जहाँ जहाँ पे अगर किसी विटनेस को बुलाना है तो समन कहाँ कहाँ पे आप सर्व कर सकते हो, तो आप जहाँ पे वो पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, या जहाँ पे वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, या फिर कोई पर्सनल काम करता है जिससे मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उन जगह पे आप क्या कर सकते हो, समन सर्व करा सकते हो। एंड हाँ, तो ये कह रहा है। देन
When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee, अगर पोस्ट के थ्रू भेज रहा है तो एक endorsement जो है पोस्टल एम्प्लॉय भेज देता है या फिर विटनेस उस पर साइन कर देता है समन पे, तो that the witness refused to take a delivery of the summon has been received on the proof of delivery of summon under subsection 3 of section 7D by electronic communication to the satisfaction of the court issuing summon may deem that summon has been duly served. ठीक है, अगर मतलब डिनाई कर रहा है लेने के बाद भी तो ये माना जाएगा कि समन जो है ड्यूली सर्व हो चुका था। ये था हमारा समन का पूरा प्रोविज़न कि समन किसको किसको किस किस तरीके से क्या हो सकता है इशू किया जा सकता है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ कुछ अथॉरिटीज़ जहाँ पे दी है कि किसको इशू किया जा सकता है ये पूछ सकता है आपसे, एंड प्लस समन किस फॉर्म में होना चाहिए, राइटिंग डुप्लीकेट ये पूछ सकता है, एंड बस इट। ये एक्ट्स आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव में। नाउ लेट्स मूव टू द वारंट। सेकेंड मोड क्या था हमारा, वारंट के थ्रू हम किसी की भी अटेंडेंस क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, सेक्शन 72 फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी, किस किस फॉर्म में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट एंड शैल बियर अ सील ऑफ द कोर्ट। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर करें तो समन में क्या चीज़ ऐसी थी जो वारंट में नहीं है, तो कौन सी चीज़ थी, अगर आप नोटिस किए होगे तो यहाँ पे जो है डुप्लीकेट की बात नहीं किया है। वारंट में हमें डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, वहीं समन में हमें क्या होता है, डुप्लीकेट भी देना होता है। ठीक, नो एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स। कोई भी वारंट अगर इशू हुआ है, वारंट अगर इशू हुआ है तब तक फोर्स में रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप उस वारंट को, आप मतलब कोर्ट उस वारंट को कैंसिल ना कर दें या फिर वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, इन दोनों केस के बाद ही वो वारंट क्या होगा, तब तक मतलब वो रिमेन रहेगा फोर्स में। वारंट इशू क्यों होता है, समन आपने भेजा, आपने मान लीजिए अगर हम ऐसे नॉर्मल प्रोसीडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो 2-3 बार जो है कोर्ट समन भेजती है किसी भी एक्यूज्ड या विटनेस को बुलाने के लिए। अगर वो समन भेजने से नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या करती है, कोर्ट के पास फिर राइट आ जाता है कि वो क्या करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि समन के बाद ही वारंट भेजा जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन 73 आता है। सेक्शन 73 है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें क्या है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इस सेक्शन में ये कह रहा है हमारा कि लाइक मान लीजिए कोर्ट इशू कर सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, और उसके बाद वो इसके डिस्क्रिशन पे है कि वो क्या कर सकते हैं, उस वारंट के साथ एक इंडोर्समेंट लगा सकते हैं इफ़ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बेल बॉन्ड विद अ सफिशिएंट श्योरिटीज़ फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, एक इंडोर्समेंट भी लगा देंगे। मतलब वारंट तो इशू कर रहे हैं, वारंट इशू के साथ साथ वो क्या करेंगे, अगर वो जो है पर्सन क्या करता है, एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, एक बेल बॉन्ड दे देता है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस के केसेस में मान लीजिए बेल बॉन्ड वो क्या करता है, देने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस केस में उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा उस पर्सन को, और उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जब भी उसको बुलाया जाएगा वो क्या करेगा, अपीयर होगा कोर्ट में। ठीक है, इसके इस सेक्शन में बेसिकली यही कहा है। ये सेक्शन की हेडिंग ही बस इम्पॉर्टेंट है, अंदर नहीं। देन सेक्शन 74 वारंट टू होम डायरेक्टेड। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल और ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स। एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को क्या है, वारंट ऑफ अरेस्ट क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है कि जाके उस पर्सन को लेके आइए। बट द कोर्ट इशूइंग सच वारंट में, if it is immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any person, any other person or person, and such person or person shall execute the same.
इसमें ये कह रहा है कि जनरली क्या है कि ठीक है, आप वारंट इशू कर रहे हैं तो आप किसी पुलिस ऑफिसर को ही इशू करेंगे, वो एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक कह रहा है कि अगर जो है बहुत ही इमीडिएट मतलब वारंट को एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी है और कोई भी पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी प्राइवेट पर्सन या फिर किसी पब्लिक पर्सन को भी, पब्लिक मतलब जो भी प्राइवेट पर्सन को ही क्या कर सकते हैं, वो ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि जाके वो क्या करे, वारंट एग्जीक्यूट कराए, और वो सेम तरीके से वारंट एग्जीक्यूट कराएगा। When a warrant is directed to more officers or a person than one, it may be executed by all और by any one or more of them, ठीक है। मतलब सब कोई भी उसको क्या करा सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है, या फिर कोई एक भी करा सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 75। 75 क्या कह रहा है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अथॉरिटीज़ जहाँ पे आएंगी उनको याद कर लीजिएगा। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है और जेएमएफसी के पास पावर है, दैट इज़ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या एनी पर्सन हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज़ इवेडिंग अरेस्ट। इसमें कह रहा है कि अगर जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कि किसी, तो वो क्या करेंगे, किसी भी प्राइवेट पर्सन को भी क्या करेंगे, ये पावर दे देंगे विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन कि वो क्या कर ले, उस पर्सन को अरेस्ट करे। क्यों, वो पर्सन जो कि इस्केप हो रहा है कन्विक्ट से, मतलब जेल से भागने का या कन्विक्शन से भागने का ट्राई कर रहा है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट करके और इवेड करने का काम कर रहा है, मतलब अरेस्ट ना हो इसलिए वो छुप रहा है, तो उस केस में प्राइवेट पर्सन को भी ये सीजेएम और जेएमएफसी अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। जब हमने अरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन हमने पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन कौन सा है वो आप बताना। Such person shall acknowledge in writing the receipt of warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in enters on any land or other property under his charge, ठीक है। When a person against whom such warrant is issued is arrested, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था वो अरेस्ट हो गया है, he shall मेड ओवर द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। मतलब कि कोई प्राइवेट पर्सन क्या किया है, उसने अरेस्ट करा है जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था उस पर्सन को, तो उस केस में फिर अब उस प्राइवेट पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उस अरेस्टेड पर्सन को वो क्या करें, मेड ओवर करें नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास, हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। अब वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा प्राइवेट पर्सन, और फिर पुलिस ऑफिसर उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा जिसके पास भी जुरिस्डिक्शन है। अनलेस सिक्योरिटी इज़ टेकन अंडर सेक्शन 73, अगर सिक्योरिटी दे दिया है तो उस केस में उसको बेल भी मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या है, वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। इसमें कह रहा है अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज़ इंडोज्ड अपॉन द वारंट बाय अ ऑफिसर टू whom इट इज़ डायरेक्टेड और इंडोज्ड, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो वारंट है किसी स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर को अगर डायरेक्ट किया गया है कि वो क्या करें, वारंट को एग्जीक्यूट कराएं, तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई और पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम उसके साथ इंडोज्ड है, तो वो पुलिस ऑफिसर भी क्या कर सकते हैं, वारंट को इंडोज करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर सेक्शन 77 आता है। सेक्शन 77 क्या कहता है, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। सब्सटेंस ऑफ वारंट का क्या मतलब है, जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हो, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, उस पर्सन को आपका ये बताना ड्यूटी है कि उस पर्सन को आप बताइए कि किस बेसिस पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो या फिर क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसको आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। सेक्शन 78, person arrested to be brought before a court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of section 73 as to security, मतलब अगर उसने सिक्योरिटी ले ली है उस केस के अलावा,
तो क्या करेगा, विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको जितनी जल्दी हो सके वो कोर्ट में उसको ले जाके प्रेजेंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड्स 24 आवर्स। जब हम अरेस्ट का प्रोविज़न पढ़ रहे थे तभी भी हमने देखा कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 आवर्स के विद इन ही आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और ये 24 आवर्स में एक्सक्लूड करती है जो आपका जर्नी का टाइम होता है। ठीक है, मतलब आने जाने में जितना टाइम लगा वो 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, अब सेक्शन 79 क्या बोलता है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। द वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। कहीं पे भी आप वारंट को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास जुरिस्डिक्शन हो, आपके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, डजेंट मैटर, आप इंडिया में कहीं पे भी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अगर मान लीजिए आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है कोई पर्सन और उसको उसके अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है, तो वो क्या करेंगे, आप उस जुरिस्डिक्शन जिसके जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रिज़ाइड कर रहा है उसके पास आप क्या करेंगे, वारंट को फॉरवर्ड करेंगे और वो उस क्या करेगा, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। और इसी से रिलेटेड एक केस यहाँ पे है 81 में। यहाँ पे क्या कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने क्या किया, वारंट इशू किया है, वहीं के पुलिस ऑफिसर जाके उस अदर जुरिस्डिक्शन में उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, दोनों थोड़ा सा रिलेटेबल है, बस कुछ वर्ड्स के डिफरेंस है। व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to be, when a warrant is to be issued executed outside the local jurisdiction of court, जब भी वारंट जो है हमारा आउटसाइड द लोकल jurisdiction of court इशू करना है, such court में instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction forward it by a post of otherwise to any executive magistrate। किसको फॉरवर्ड करेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या फिर डीएसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को विद इन हिज लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जिसके जुरिस्डिक्शन में उस वारंट को एग्जीक्यूट कराना है उस जुरिस्डिक्शन के या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देंगे या डीएसपी को देंगे या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को देंगे। एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डीएसपी और कमिश्नर शैल endorse his name thereon and if practicable cause it to be executed in a manner herein provided। ठीक है, herein before provided, जो ऊपर हम जितने भी मैनर्स पढ़ के आ रहे हैं उसी के उस प्रोविजंस को फॉलो करके जो अदर मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। The court issuing warrant under subsection 1 shall forward along with a warrant the substance of information against the person to be arrested together with such documents। जिस कोर्ट को आप क्या कर रहे हो, वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज रहे हो, तो उस कोर्ट को आप वारंट की कॉपी के मतलब वारंट के साथ साथ आप जो भी उस पर्सन की डिटेल है वो भी भेजोगे, प्लस कोई अगर डॉक्यूमेंट है जो कि रेलेवेंट है भेजना, वो डॉक्यूमेंट भी उस वारंट के साथ आप भेजोगे। as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether a bail should or should not be granted to the person। ठीक है, then section 81 warrant directed to a police officer for executing outside jurisdiction। ये क्या कह रहे हैं कि जिस jurisdiction में वारंट इशू हुआ है वहीं के पुलिस ऑफिसर जो है वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जाके और उस वारंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि वारंट जो है कहीं पे भी आप ऑल ओवर इंडिया एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, when a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction warrant is to be executed। ठीक है,
Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and local police shall, if so required, assist them in executing the warrant. यहाँ पे कह रहा है कि जब आप अदर जुरिस्डिक्शन में जाके अपने वारंट को एग्जीक्यूट करा रहे हो, उस केस में वहाँ की जो लोकल पुलिस है, अगर आपको चाहे कि आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनके असिस्टेंस की, तो आप उसके उनकी क्या कर सकते हो, असिस्टेंस भी ले सकते हो. Whenever there is reason to believe that delay in occasion by obtaining the endorsement of magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to execute it will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in place beyond local jurisdiction of the court which issued it. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब आप दूसरे एरिया में जाके वारंट को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट से क्या है, आपको इंडोर्समेंट लेना पड़ता है उस चीज़ के लिए, परमिशन एक तरह से समझ लीजिए. तो अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि इंडोर्समेंट मिलने में जो है वो टाइम लग रहा है, और इस चक्कर में क्या है, हो सकता है कि वारंट एग्जीक्यूट ही ना हो पाए क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो भाग जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप बिना इंडोर्समेंट के ही उस पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट कराने में लग सकते हो विदाउट सच इंडोर्समेंट. ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom a warrant is issued. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued. मतलब when a warrant of arrest is executed outside the district, जिस डिस्ट्रिक्ट ने उसको इशू किया उसके बाहर जाके जो है वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज़ विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ प्लेस. अगर मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, तब से आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जाके क्या कर रहे हैं कि वारंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं. अब वारंट तो एग्जीक्यूट हो गया, वो पर्सन अरेस्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, अगर वो उसके 30 किलोमीटर के रेंज में क्या है फॉल कर रहा है, तब तो आप उस मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर दो. अदरवाइज़ क्या करो, नियरर देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर अगर वो 30 किलोमीटर के बाहर के रेंज में है, मतलब जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बोल दो या डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को बोल दो या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोल दो कि वो क्या मतलब मेड ओवर कर दो उस पर्सन को. अरेस्ट वॉज मेड और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर 73 बी टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नर. ठीक है, आप उनको क्या करो, हैंड ओवर कर दो उस पर्सन को. सेकेंड, on the arrest of any person referred to in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding the arrest and place where the arrested person being held, to designate the police officer in the district and to such another district where the arrested person normally resides. मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. Section 83, procedure by magistrate before whom such person is arrested is brought. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर शैल, अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर के रेंज के बाहर था तो इन लोगों के पास क्या किया, वो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया. मतलब जो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करा था, वो जो अरेस्ट किया था, उसने क्या किया, इन लोगों को हैंड ओवर कर दिया उस अरेस्टेड पर्सन को. शैल इफ़ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू द पर्सन इंटेंडेड बाय अ कोर्ट विच इशूड बाय वारंट डायरेक्ट इज रिमूवल इन कस्टडी ऑफ सच कोर्ट. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसकी कस्टडी को रिमूव करेंगे. प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑफेंस इज़ बेलेबल, अगर ऑफेंस जो है बेलेबल नेचर का है, एंड सच पर्सन इज़ रेडी, वो पर्सन जो है अरेस्ट जो हुआ है वो पर्सन रेडी और विलिंग है टू गिव अ बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर, or a direction has been endorsed under section 73 on warrant and such person is ready and willing to give security required by such direction, the magistrate, district superintendent or commissioner shall take such bail bond or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. ठीक है, अगर मान लीजिए उस पर्सन ने कोई बेलेबल वारंट कमिट करा था, बेलेबल ऑफेंस कमिट करा था, तो और अब वो क्या है, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए भी रेडी है. ठीक है, तो उस केस में अगर मैजिस्ट्रेट, कौन से मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डीएसपी या फिर कमिश्नर जो है
वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो ठीक है, वो पर्सन क्या एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ उस बॉन्ड को फॉरवर्ड करेंगे किसको, जिस कोर्ट ने इशू करा था वारंट को, उनको वो भेज देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉन बेलेबल वन, अगर फिर ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल नेचर का है, नॉन बेलेबल, इट शैल बी लॉफुल फॉर द CJM, अब यहाँ पे कौन आ रहे हैं, CJM आ रहे हैं, सब्जेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 480 और द सेशन जज the districts in which the arrest is made on consideration of information and document referred in subsection 2 of section 80 to release such person on bail। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर है तो उस पर्सन को बेल पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए सेशन जज या CJM ये लोग डिसाइड करेंगे, इनके डिस्क्रिशन पे होगा। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में तो सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड लेके उसको छोड़ दिया जाएगा, बट नॉन बेलेबल के केस में CJM या सेशन जज ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। अब हम आते हैं थर्ड मोड पे। थर्ड मोड क्या है, प्रोक्लेमेशन, जो कि सेक्शन 84 है। सेक्शन 84 जो है बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। मान लीजिए कोर्ट ने समन इशू किया, समन इशू हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो पर्सन बार बार क्या कर रहा है, भागता रह रहा है ताकि समन इशू ना हो पाए, तो उस केस में फिर कोर्ट ने वारंट इशू किया। अब मान लीजिए वारंट भी इशू किया है, फिर भी वो पर्सन नहीं मिल रहा है जिसके अगेंस्ट में वारंट एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेंगे, वो प्रोक्लेमेशन इशू कर देंगे कोर्ट। प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि जिस एरिया में वो रिज़ाइड करता है, जिस एरिया में उसका घर है, उस एरिया में क्या करेंगे, अनाउंस करा देंगे कि ये एक पर्सन है जिसको कि अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। If any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time, not less than 30 days। जब तक प्रोक्लेमेशन जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर ये रिक्वायर मतलब ये बोला जाता है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था कि वो क्या करे, आके कोर्ट में मतलब कोर्ट में आए वो, अदरवाइज़ क्या है उसके अगेंस्ट वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उस दिन से अगर 30 दिन के अंदर में वो खुद की प्रेजेंस नहीं कर पा रहा है कोर्ट में, तो उस केस में क्या होगा, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में क्या होता है आपको पता है, जब हम पढ़े थे कि अरेस्ट विदाउट वारंट, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को क्या हो सकता है, विदाउट वारंट भी अब अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। ठीक, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। किस किस तरीके से प्रोक्लेमेशन को पब्लिश किया जा सकता है, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या करा जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ अ हाउस और होम स्टेट इन विच the person ordinarily reside or to some conspicuous place of such town or village। या फिर जहाँ पे वो पर्सन क्या करता है, रिजाइड करता है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको अफिक्स कर देंगे वारंट को या प्रोक्लेमेशन जो भी नोटिस है उसको, या फिर ऐसा विलेज या टाउन का एरिया जहाँ पे क्या है पब्लिक लोग जो लोग हैं वो देख सकें। ठीक है, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस। और उस प्रोक्लेमेशन की कॉपी जो है वो एक कोर्ट हाउस की कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब क्या है कि जो ऐसी जगह जहाँ पे ईजिली विजिबल हो वहाँ पे पेस्ट करेंगे कोर्ट में भी। ठीक है, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ उसको क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पे सर्कुलेट होता हो, वो उस प्लेस पे सर्कुलेट होता हो जहाँ पे वो पर्सन जिसके अगेंस्ट जो है प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है वो रिज़ाइड करता है।
A statement in writing by a court issuing a proclamation to effect that proclamation has duly published on a specified date in a manner specified in clause 1 of subsection 2 shall conclusively evidence that the requirement of this section has been complied with and the proclamation was published on such day. स्टेटमेंट एंड राइटिंग बाय अ कोर्ट, कोई भी स्टेटमेंट जो कि कोर्ट लिख रही है क्या करते टाइम, इशू करते टाइम, प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे। ये कहते हुए कि मतलब जो प्रोक्लेमेशन है वो किस दिन पब्लिश होगा, किसी स्पेसिफाइड डे में, इन अ मैनर, किस तरीके से, जो कि क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 दिया है उस मैनर में, शैल बी कॉन्क्लूसिव एविडेंस, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा क्या, किस चीज़ के लिए, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन हैज़ बिन कंप्लाइड विद, ठीक है। वेयर द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1, प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गया अंडर सब सेक्शन 1, इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस which is made punishable with imprisonment of 10 years or more or imprisonment for life or death of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or under any other law for the time being in force, such person fails to appear at a specified place or time। ऐसा ऑफेंस जिसके ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट क्या है, प्रोक्लेमेशन इशू किया है, और कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि आपका 10 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, या फिर डेथ से पनिशेबल है, और वो जो है वो फेल हो जा रहा है, जो स्पेसिफाइड प्लेस है प्रोक्लेमेशन में या फिर स्पेसिफाइड टाइम है उसमें प्रेजेंट होने में, required by a proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो 30 दिन का टाइम है, अगर उसमें वो अपीयर नहीं होता है तो उस केस में उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस केस में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। फिर आता है हमारा सेक्शन क्लॉज 4, the provisions of subsection 2(3) shall apply to the declaration made by a court under subsection 4 as applied to the proclamation published under subsection 1. Okay. Then section 85, attachment of a property of person absconding. The court issuing a proclamation under section 84, ठीक है, 84 में जो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है कोर्ट में, फॉर अ रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वो कैसी होनी चाहिए, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकती है, बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम पर्सन। जिस टाइम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं कोर्ट, अगर उनको लगता है ज़रूरत है तो वो राइटिंग में इस चीज़ को रिकॉर्ड करके और उसके साथ क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट भी इशू कर सकते हैं, किस चीज़ की, उस पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसके अगेंस्ट, जब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया है तो उस केस में उसकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर दोनों को अटैच करने का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं, मतलब कोर्ट पास कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाई बाय एफिडेविट और otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property, or is about to remove the whole or any part of property from a local jurisdiction of the court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of proclamation। पहले जनरल तो है कि पहले प्रोक्लेमेशन इशू होगा फिर उसके बाद अटैचमेंट होगा, अगर वो 30 दिन के अंदर में नहीं अपीयर होता है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो क्या कर सकता है, वो ट्राई कर रहा है, जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है वो पर्सन क्या है, वो ट्राई कर रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है वो या तो पार्ट में या पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दें, या फिर डिस्पोज ऑफ मतलब किसी को बेच दें या फिर कहीं पैसे, या फिर वो क्या कर रहा है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उस प्रॉपर्टी को बाहर ले जाने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन के साथ ही साथ क्या कर सकती है, अटैचमेंट के भी ऑर्डर्स पास कर सकती है। सच ऑर्डर शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of property belonging to such person without such district when the endorsement by district magistrate within whose district such property is situated। Clause 3,
इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज़ अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है वो क्या है, डेट है या फिर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, किस तरीके से, बाय सीजर या फिर बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या by an order in writing prohibiting a delivery of such property to the proclaimed person or one on his behalf। किस तरीके से आप उसको अटैच कर सकते हो, मान लीजिए बाई सीजर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, बाई सीजर, सीज करके या फिर रिसीवर को अपॉइंट करके आप उस प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उसको जो है या तो जो प्रोक्लेम पर्सन है उसको या फिर उससे रिलेटेड कोई पर्सन है तो उसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करेंगे बाय ऑल और एनी ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक्स फिट। ऊपर के जो भी 3 मेथड दिए उनमें से कोई एक मेथड यूज़ करके या फिर सारे मेथड्स यूज़ करके वो अटैचमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर इन केस जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू सच गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर। उस केस में कलेक्टर अटैचमेंट करेंगे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन विच लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल केसेस, किस तरीके से, बाय टेकिंग पोजेशन और बाय अपॉइंटिंग रिसीवर और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, कि उसको जो भी रेंट मिलता है वो ना मिले, और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, और बाय ऑल और एनी टू सच मेथड एज द कोर्ट थिंग्स फिट। ठीक है, ये मेथड्स एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। If the property ordered to be attached consists of livestock or is of perishable nature, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि पेरिशेबल नेचर की है, द कोर्ट में इफ थिंग्स इट इज़ एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल, तो उस केस में क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी का इमीडिएट सेल करा देगी, एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ सेल शैल बी अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो भी ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, सेल करना है। द पावर्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम, किस तरीके से, जो कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में है, रिसीवर की अथॉरिटी पावर ड्यूटी वो एज इट इज़ इसमें भी यह वही ड्यूटी होगी इनकी। देन सेक्शन 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन, ये जो है आपका क्या है, ये एक न्यू सेक्शन है। ठीक है, ये एक न्यू प्रोविज़न है सेक्शन 86। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप एक बार देख लीजिए। द कोर्ट में ऑन रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट और एन अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम for the identification, attachment and forfeiture of property belonging to proclaimed person in accordance with the procedure of chapter 8। इस केस में क्या कह रहा है, मतलब इस सेक्शन में क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड कंट्री है, यहाँ पे मतलब इंडिया के बाहर है सिचुएटेड, तो उस केस में अगर रिक्वेस्ट करता है कौन, या तो एसपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए, तो कोर्ट क्या करेंगे, उस फॉरेन कोर्ट से या फिर उस फॉरेन जज से क्या करेंगे, कंसर्न करके और उनको बोलेंगे कि वहाँ पे जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा सेक्शन 87 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। सेक्शन 87 क्या बताता है, तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि कितने टाइम पीरियड में वो क्लेम ला सकता है, तो विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, अगर कोई भी क्लेम, जो भी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, मान लीजिए उसमें किसी और का भी इंटरेस्ट रहा हो, तो वो अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहते हैं, तो जब से अटैचमेंट हुआ है उसके विद इन 6 मंथ्स आप क्या कर सकते हो, अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो। सेक्शन 88 रिलीज, सेल एंड रीस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। If the proclaimed person appears within a time specified in proclamation,
इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन, अगर मान लीजिए जो जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था, ठीक है, वो 30 डेज़ के अंदर तो नहीं आया कि 30 डेज़, अगर 30 डेज़ के अंदर आ जाता तो फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही नहीं डिक्लेयर किया जाता उसको, लेकिन वो 30 डेज़ के अंदर तो नहीं आया, लेकिन बाद में क्या होता है वो अपीयर हो जाता है कोर्ट में और कोई भी वैलिड रीज़न दे देता है अपने नॉन अपीयरेंस का। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। तो उस केस में क्या करेगी कोर्ट क्या करेगी, जो भी प्रॉपर्टी उसकी अटैच की थी वो उसको रिलीज़ कर देगी। एंड इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन, द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट शैल बी डिस्पोज ऑफ टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर नहीं अपीयर होता है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो चली जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को तब तक सेल नहीं किया जाएगा जब तक कि 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो जाए। कब से? जब से उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 87 हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। या फिर जो ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है किस सेक्शन में, 87 में, वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। अनलेस, कब कर सकते हैं उसको, इट इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि अगर 6 महीने तक हम इंतज़ार करें तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द ओनर, either of which case the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. If within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which the such court is subordinate, proves to the satisfaction of court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution or warrant, and that he had not such notice of proclamation as to enable him to attend within a time specified therein such property, or if same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof been sold, net proceeds of sale and residue property shall, after satisfying therefrom all the cost incurred in consequence of said attachment, be delivered to him। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए सब कुछ होने के बाद 2 साल के बाद जो है, जो प्रोक्लेमेशन जिस पर्सन के अगेंस्ट में इशू हुआ था वो अपीयर हो जाता है, और वो ऐसे ऐसे रीजंस देता है कि उसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसके अगेंस्ट में, या उसको विद इन टाइम पीरियड क्या करना है, अपीयर होना है कोर्ट में। इस वजह से वो नहीं हो पाया, ना कि वो एब्सकॉन्ड कर रहा था, भागने का ट्राई नहीं कर रहा था, या खुद को छुपा नहीं रहा था वो। और अगर इस चीज़ से कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो जाती है इस रीज़न से, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट की फिर ये ड्यूटी बन जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी उसकी अटैच की है वो क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। और प्लस अगर पेरिशेबल नेचर का कोई प्रॉपर्टी था जिसको उन्होंने क्या किया है, सेल कर दिया है, तो उस केस में जो भी बेनिफिट्स उससे अराइज हुए थे वो भी उसको क्या करेंगे, वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। फिर अब आते हैं सेक्शन 89 पे, अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट। एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 88, सबसेक्शन 3 ऑफ 88 में कोई पर्सन अपना क्या करता है, एप्लीकेशन लगाता है, हु इज़ एग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूज़ल टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स ऑफ सेल मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरीली लाई सेंटेंस ऑफ अ फर्स्ट मेंशन कोर्ट। इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए कि 2 साल के अंदर में वो अपीयर हो जा रहा है और उसके बाद वो रीज़नेबल अपना जो भी एक्सक्यूज़ है वो दे रहा है कि इस रीज़न की वजह से मैं नहीं अपीयर हो पाया कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मेरे अगेंस्ट में क्या है, प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है या फिर मुझे प्रेजेंट होना है। उसके बाद भी कोर्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ नहीं कर रही है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है। जो भी उस केस की अपील जहाँ पे भी लाई करती होगी ऑर्डिनरीली, वहाँ पे अपील की एप्लीकेशन लगा देगा। सेक्शन 90, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। A court may, in any case in which it is empowered by the Sanhita to issue a summon for the appearance of person, issue, after recording its reason, writing warrant for his arrest,
मतलब कि समन की जगह पे वो वारंट भी इशू कर सकते हैं या समन के साथ साथ भी वारंट इशू कर सकते हैं। इफ़ ईदर बिफोर इशू ऑफ सच समन और आफ्टर इशू ऑफ और आफ्टर द इशू ऑफ सेम but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or he will not obey the summon, or if at such time he fails to appear, summon is to have been duly served in time to admit his appearing in accordance with, and no reasonable excuses offered फॉर सच failure। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोर्ट ने समन इशू किया, उसमें एक डेट फिक्स किया कि इस डेट पे आपको क्या आना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है, लेकिन अभी वो डेट आई भी नहीं है, उसके पहले ही कोर्ट को ऐसा लगता है कि कि ये पर्सन एब्सकॉन्ड कर सकता है या फिर समन को ओबे नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे, साथ साथ में ही वारंट भी इशू कर देंगे कि वो उनको पकड़ के लेके आए। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 91, इसकी बस हेडिंग आप याद करो, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। 92 क्या कहता है, अरेस्ट ऑन ब्रीच, अगर बेल बॉन्ड और बॉन्ड जो है आपने डिपॉजिट करा है कि ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन है, जब जो भी रूल है कि आपको अपीयर होना है जब भी आपको कोर्ट बुलाएगी, और 92 में आप उस चीज़ का ब्रीच कर रहे हो तो उस केस में आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। 93 कहता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू समन एंड वारंट एंड देयर इशू सर्विस एंड एग्जीक्यूशन शैल so far as may be applied to every summon and every warrant of arrest issued under this संहिता। जो भी वारंट, जो भी आप अरेस्ट करोगे या जो भी समन वारंट इशू करोगे, उन सब पे जो ये प्रोविज़न है, इस चैप्टर के प्रोविजंस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो आई होप समन और वारंट का जो प्रोविज़न है आपका, समन वारंट प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल आपको कवर करी और आपको समझ में आई होंगी। सो विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।